अस्सलाम वालेकुम। क्लास आपको आवाज़ आ रही है? जी मैम, वालेकुम अस्सलाम। बेटा प्रीवियस लेक्चर की समझ आ गई थी आपको? यस मैम। मैम लेकिन उसकी रिकॉर्डिंग अवेलेबल नहीं थी जूम पे। नहीं थी बेटा, मेरे तो शायद मैम अपलोड कर। एलएमएस पे स्लाइड्स अपलोड हैं। बेटा एक सेकंड, मुझे चेक कर लेने दें। रिकॉर्डिंग्स, हाँ जी बेटा, ये अवेलेबल तो है। ठीक है, लेक्चर 1 लेक्चर 2 आपको स्क्रीन शो हो रही है? जी मैम। हाँ, तो इसमें जो है आप ये गूगल ड्राइव के फोल्डर का मैंने लिंक दिया हुआ है। जी मैम। तो आप जो है जब उस लिंक को खोलेंगे तो वहाँ पे आपको सारे लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग्स मिल जाएंगी। ठीक है, ये ठीक है। यस मैम। अभी तक 3 ही लेक्चर हुए हैं ना? जी जी। हाँ, तो बस आप जो है वो ये फोल्डर खोलें और इसमें से आपको जो है वो रिकॉर्डिंग्स मिल जाएंगी, अवेलेबल हो जाएंगी। कोई क्वेश्चन आप लोगों का? नो मैम। इसका मतलब है या तो सब कुछ समझ आ गया था या कुछ भी नहीं आया था। हम्म, कौन सा बच्चा बताएगा क्या होते हैं परमानेंट मैग्नेट्स? तलहा आप बताओ। मैम परमानेंट मैग्नेट्स वो होते हैं जिसकी फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, और मैंने असल में पिछला लेक्चर पढ़ा नहीं है, मेरा एक्सीडेंट हो गया है तो हाथ और पाँव दोनों फ्रैक्चर हो गई है। अल्लाह ताला आपको शिफा अता करे। आई मीन अच्छा, आसिफ अली आप बताओ। यस मैम, ये लो कॉस्ट होते हैं और इनका वेट ज़्यादा होता है। और ठीक है बच्चे, स्टार्ट करते हैं मैम हम आज का लेक्चर। बेटा आपको शो हो, बेटा स्क्रीन शो हो रही है? यस मैम। अच्छा, सो जी मैम। थोड़ा सा जो है वो मैंने चीज़ों का एडिशन किया था इसमें। आप लोगों को शायद वर्बली भी बताया था, लेकिन जो है वो मेंशन नहीं किया था कि जो परमानेंट मैग्नेट्स होते हैं वो दे आर नेचुरल ऑकरिंग, और उनको जो है वो हम अपनी नीड के अकॉर्डिंगली मॉडिफाई कर लेते हैं। लाइक जैसे हमारे पास जो है वो एमआरआई का बोर जैसे हमने सेटल करना है, तो उसके अकॉर्डिंगली जो है वो हम उसको
मॉडिफाई कर लेते हैं, उसकी जो है वो मैन्युफैक्चरिंग जो है वो कर लेते हैं। तो उसमें जो है जैसे मैंने आपको बताया कि एक जो है वो साउथ पोल होता है और नॉर्थ पोल होता है, ठीक है। तो उसकी मैंने एक एग्जांपल ऐड कर दी थी, जो है वो प्रीवियस लेक्चर में शायद ये नहीं थी। और आज जो है वो हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ अबाउट द इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। अच्छा, इसमें हम दो टाइप्स पढ़ेंगे। एक जो है वो हम इलेक्ट्रोमैग्नेट्स पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स अब किस चीज़ को कहते हैं, ठीक है। वो मैग्नेट्स जो परमानेंट मैग्नेट्स के अलावा हैं, जो मेन मेड हैं, दे आर ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। चाहे वो सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट्स हैं, चाहे वो रेजिस्टिव जो है वो मैग्नेट्स हैं। तो इसमें हमारे पास जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स में दो टाइप्स पढ़ेंगे मेनली। हमारे पास जो है वो वन इज़ द रेजिस्टिव मैग्नेट एंड अदर इज़ द सुपर कंडक्टिंग जो है वो मैग्नेट है। इसमें अगर आप देखो तो जो भी मैग्नेट होगा उसका जो एक पोल होगा वो नॉर्थ होगा और सेकंड जो अदर पोल होगा वो साउथ पोल होगा। अब इलेक्ट्रो मैग्नेट जब हम टर्म यूज़ करते हैं तो ये टर्म क्या इंडिकेट करती है? ये टर्म इंडिकेट करती है दैट इलेक्ट्रिसिटी जो है वो हम उसकी इन्वॉल्वमेंट हो रही है मैग्नेट में, ठीक है। अब परमानेंट मैग्नेट को हम इलेक्ट्रोमैग्नेट नहीं कह सकते, क्यों? क्योंकि उसकी अपनी जो है वो मैग्नेटिक फील्ड बिल्ट इन नेचुरल मैग्नेटिक फील्ड होती है। तो इसमें बेसिकली होता है क्या कि हम जो है वो करंट इनपुट करवाते हैं और उसके अलावा जो है ये अपनी मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है। मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के बाद करंट आउट एंड मैग्नेटिक फील्ड्स जो है वो लाइंस जनरेट हो जाती हैं। अब इसमें हम जो है वो इसकी टाइप्स पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट्स की। Resistive magnets. Resistive magnets are simple, although large. Electromagnets, earliest type of the magnets used in the MRI, they consist of coils of wire. जैसे हमने जो है वो स्टार्टिंग की स्लाइड्स में देखा कि हमारे पास जो है वो तीनों जो मैग्नेट्स हैं, नेचुरल हैं, रेजिस्टिव हैं और सुपर कंडक्टिंग है, उन तीनों की जो है वो मैन्युफैक्चरिंग डिफरेंट है। सो द रेजिस्टिव मैग्नेट्स कंसिस्ट ऑफ द कॉइल्स ऑफ द वायर. A magnetic field is produced by passing an electric current through the coils. हमने जो है वो मैग्नेटिक फील्ड को कैसे प्रोड्यूस करवाना है रेजिस्टिव मैग्नेट में? हमने इलेक्ट्रिक करंट को थ्रू द कॉइल्स जो है वो इनपुट करना है करंट, तो क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। जब तक रेजिस्टिव मैग्नेट में हम जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड को, इलेक्ट्रिक करंट को जो है वो इंड्यूस नहीं कराएंगे तब तक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं होगी। बेटा बेसिक डिफरेंस पता चल गया है इलेक्ट्रोमैग्नेट का और परमानेंट मैग्नेट का? Yes, ma'am. So the electrical resistance of the wire produces heat. अब देखो बेटा, जब भी हमने ये कहा था कि परमानेंट मैग्नेट को जब एक बार हम इंस्टॉल कर दें तो उनकी मेंटेनेंस की हमें इतनी फिक्र नहीं होती, ठीक है, वो इतनी ज़्यादा हीट डेसिपेट नहीं करते। लेकिन जब भी बात आती है इलेक्ट्रोमैग्नेट्स की तो दे आर जो है वो हीट जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। बेशक उनका इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, उस इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की वजह से वो हीट प्रोड्यूस करते हैं। उस हीट की वजह से क्या होता है, जैसे जस्ट लाइक मैं आपको एक्सरे की एग्जांपल दूं, तो एक्सरे में क्या होता है कि जैसे ही जो है वो हीट की प्रोडक्शन ज़्यादा होती है तो एक्सरे ट्यूब जो है वो फेल हो जाती है, ठीक है। तो इसी तरह क्या होता है कि जब तक उसकी मेंटेनेंस प्रॉपर ना रखी जाए, तो इसमें भी हमारे पास क्या है कि जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ द वायर है वो क्या करता है? हीट प्रोड्यूस करता है। इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है वो क्या हो जाती है? लिमिट हो जाती है, कम हो जाती है। द हीट प्रोड्यूस्ड इज कंडक्टेड अवे फ्रॉम द मैग्नेट बाय द कूलिंग सिस्टम। तो वो जो हीट प्रोड्यूस हम करवा रहे होते हैं, जो मैग्नेटिक फील्ड जो है अप्लाई होने के बाद जो हीट प्रोड्यूस हो रही होती है उसको उसकी मेंटेनेंस क्या है? बाय द कूलिंग सिस्टम। अब बेटा हमने जो है वो, कौन सा बच्चा बताएगा परमानेंट मैग्नेट की कितनी जो है वो फील्ड स्ट्रेंथ होती है? किसको याद है? Ma'am, 0.3. हिना इजाज आप बताएं। हिना? मैम 0.3। सो मैंने आपको ये भी बताया था
कि ये जो है वो हमारे पास जो रिक्वायर्ड मैग्नेटिक फील्ड होती है वो जो है वो 1.5 टेस्ला तक हमें रिक्वायर्ड होती है। तो रेजिस्टिव मैग्नेट की भी जो फील्ड स्ट्रेंथ है अप टू 0.3 टेस्ला तक है। उनकी भी जो हाई फील्ड स्ट्रेंथ जिसे हम कह सकते हैं वो नहीं है। दे जनरली, तो ये हमारी जो सिमिलैरिटी है बिटवीन द रेजिस्टिव मैग्नेट एंड द परमानेंट मैग्नेट, ये सेम आ जाती है। दे जनरली डू नॉट एक्सीड 0.15 टेस्ला। बहुत ज़्यादा भी अगर उसकी स्ट्रेंथ को इंक्रीज कराया जाए तो वो 0.15 तक जा सकती है। कैन बी टर्न्ड ऑफ व्हेन नॉट इन यूज, ठीक है। परमानेंट मैग्नेट को जो हम जो है वो स्विच ऑफ नहीं करा सकते। परमानेंट है, उसने नेचुरली जो है वो मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करना ही करना है ऑल द वे। लेकिन जो हमारे पास रेजिस्टिव मैग्नेट है उसको हम स्विच ऑफ भी करवा सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमने मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस तभी होगी जब हम इलेक्ट्रिकल करंट इंड्यूस करवाएंगे। हमने इलेक्ट्रिकल सप्लाई बंद कर दी तो रेजिस्टिव मैग्नेट जो है वो अपना काम छोड़ देगा। टेम्परेचर सेंसिटिव होता है। Resistive magnets are generally lighter in weight than permanent magnets of comparable strength. Strength उनकी जो है वो comparable है, लेकिन उसके बावजूद क्या है कि resistive magnets जो है वो permanent magnets की निस्बत lighter weight है। Although the power supply and cooling equipment required for their operation add weight and floor space requirements, लेकिन जो उनके लिए पावर सप्लाई हमें चाहिए जो कि हमें परमानेंट मैग्नेट के लिए नहीं चाहिए, जो कूलिंग इक्विपमेंट चाहिए उसकी वजह से वेट और जो है वो हमारा एरिया और स्पेस जो है वो इंक्रीज हो जाती है। सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज द सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट्स। अब बेटा सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट्स ही आजकल जो है वो मेनली यूज होते हैं, ठीक है। और आल्सो द इलेक्ट्रोमैग्नेट, मैंने आपको बताया कि परमानेंट मैग्नेट के अलावा जो भी कोई मैग्नेट होगा उसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेट ही बोलेंगे। मोस्ट आर सोलेनाइड इन डिज़ाइन, ठीक है, ये इनका जो है डिज़ाइन, इसको स्पेसिफिकली सोलेनाइड कहा जाता है। However, their wire loops are cooled to very low temperature with liquid helium and liquid nitrogen cryogens to reduce the electrical resistance. तो बेटा आप लोगों ने पढ़ा होगा, मैंने आप लोगों को RFA में भी पढ़ाया था कि हम जो है वो क्रायोजेंस यूज़ करके जो है वो वेरी लो टेम्परेचर पे जो है वो ट्यूमर की किलिंग करवा देते हैं, जो है उसको फ्रोजन करवा देते हैं। तो हमारे पास जो है वो सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट भी जो है वो हीट प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, तो उनके लिए भी हम जो है वो क्रायोजेंस यूज़ करते हैं। आपने हीलियम का नाम सुना होगा कि हीलियम गैस को मेनली यूज़ किया जाता है, लिक्विड नाइट्रोजन को यूज़ किया जाता है सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट्स को कूल डाउन करने के लिए, उनका टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए। समझ आ गई है कि नहीं आई? क्लास चीज़ें क्लियर हो रही हैं या नहीं हो रही, बताएं ताकि जी मैं मैम हो फर्दर रही। इसको। यस मैम हो रही हैं। अच्छा बेटा, अब ये है कि देखो मैंने आपको ये बताया कि इलेक्ट्रोमैग्नेट्स जो है उन्होंने हर हाल में जो है वो हीट को प्रोड्यूस करना ही करना है, ठीक है। अब सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट जो है वो प्रेफरेबल क्यों है, अभी हम उसकी प्रॉपर्टीज भी पढ़ेंगे, लेकिन माइंड में ये चीज़ रखें कि हमारे पास जो हमने हीलियम गैस यूज़ करनी है और लिक्विड नाइट्रोजन यूज़ करनी है इसकी हीट डिसिपेशन को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। So the superconducting magnets this permit higher magnetic field strength with superconducting magnets than with the resistive magnets. अब ये superior क्यों है? क्योंकि इसकी फील्ड स्ट्रेंथ रेजिस्टिव मैग्नेट से ज़्यादा है, कैपेबल ऑफ अचीविंग हाई फील्ड स्ट्रेंथ, क्लिनिकल MRI 0.5 to 1.5 टेस्ला तक जो है ये इसकी फील्ड स्ट्रेंथ हम अचीव कर सकते हैं। सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट्स की जो है वो मेजर एडवांटेज क्या है हमारे पास? high field strength which results in inherently हाई सिग्नल टू नॉइस रेशो। तो हमारे पास जो है वो सिग्नल टू नॉइस रेशो जो है वो इंक्रीज होगी। मेजर डिसएडवांटेज हाई कॉस्ट एसोसिएटेड विद इक्विसेशन सिटिंग एंड मेंटेनेंस। जो हमारे पास बहुत ज़्यादा जो है MRI जो सिस्टम्स वो हैं वो नॉन फंक्शनल हो जाते हैं सिर्फ इस वजह से कि उनकी जो है वो मेंटेनेंस प्रॉपर नहीं होती, उसकी इक्विसेशन करना लोगों को नहीं आ रही होती, हमारे पास प्रॉपर जो है वो लोग नहीं होते उसको ऑपरेट करने वाले, उसकी इस वजह से जो है वो माल फंक्शन हो जाती हैं। बहुत सारे MRI सिस्टम्स जो हैं आप जो है वो हॉस्पिटल्स में देखेंगे तो हर दूसरे तीसरे महीने उनका जो है वो कोई ना कोई केस निकला होता है कि जो है वो ख़राब हो गया, माल फंक्शनिंग हो गई, काम नहीं कर रहा। अच्छा अब बेटा होता है क्वेंच, ठीक है। क्वेंच किस चीज़ को कहते हैं? सडन और वायलेंट लॉस ऑफ द सुपर कंडक्टिविटी। अब जो मैग्नेट हमने जो है वो सुपर कंडक्टिव मैग्नेट जो है वो हमने मशीन में इंस्टॉल किया हुआ है, लेकिन मेंटेनेंस की ना होने की वजह से, प्रॉपर इक्विसेशन ना होने की वजह से क्या हुआ कि सडन जो लॉस हो गया सुपर कंडक्टिविटी का, दैट इज़ कॉल्ड एज क्वेंच। क्लियर है बेटा?
Yes, ma'am. So the Yes, ma'am. superconductor, ideally no magnet has 100% conductivity. It consists of some resistance. ठीक है, अब बात परमानेंट मैग्नेट की नहीं हो रही, बात हो रही है इलेक्ट्रोमैग्नेट्स की। ठीक है, इस वजह से हम ये कहते हैं कि नो इलेक्ट्रोमैग्नेट हैज़ 100% कंडक्टिविटी। ठीक है, इसकी कोई ना कोई रेजिस्टेंस होती ही है। इफ़ वी प्लेस एनी कंडक्टर इन एक्सट्रीम लो टेम्परेचर, अगर हम किसी कंडक्टर को बहुत ज़्यादा जो है वो लो टेम्परेचर में रखेंगे, इट्स रेजिस्टेंस विल ऑलमोस्ट बी ज़ीरो एंड स्टार्ट्स एक्टिंग एज अ सुपर कंडक्टर। अब हम सुपर कंडक्टर पढ़ रहे थे, उसमें मैंने आपको बताया कि हीट डेसिपेशन इसमें भी होती है। ठीक है, इसमें भी हमें हाई मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, अब हमने क्या किया, हमने सुपर कंडक्टर को हीलियम और नाइट्रोजन गैस के साथ जो है वो मिलाया। उसकी वजह से क्या हुआ कि उसकी जो रेजिस्टेंस थी, उसकी जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस थी, वो क्या हो गई, वो ज़ीरो हो गई, और वो क्या बन गया, वो सुपर कंडक्टर बन गया, और उसकी हाई मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ हमें अचीव हो गई। मेरा ये पॉइंट आप लोगों ने जो है वो कैप्चर किया है कि मैंने क्या कहा है? क्लास, Yes, ma'am. बेटा क्या कहा है मैंने, ज़रा एक्सप्लेन करो। मैम सुपर कंडक्टर्स को कंबाइन किया है विद हीलियम एंड नाइट्रोजन लिक्विड, जिसकी वजह से जो उसकी रेजिस्टेंस है वो ऑलमोस्ट जीरो हो गई है, और जिसकी वजह से उसकी जो एक्टिंग पावर है वो इंक्रीज हो गई है, और वो और सुपर हमें कंडक्टर बन गया हाई फील्ड स्ट्रेंथ। बेटा, अब बाकी लोगों, सब लोगों को जो है वो पॉइंट्स क्लियर हो रहे हैं साथ साथ या नहीं? जी मैम। जी मैम। ठीक है, किसी को कोई चीज़ समझ ना आ रही हो तो प्लीज़ यू कैन आस्क, ताकि आप, आई वांट कि हर चीज़ आपको जो है वो साथ साथ क्लियर हो जाए और आप लोगों को बाद में पढ़ने में कोई इशू ना आए। ठीक है, अच्छा बेटा, जो हमने हीलियम का है, हीलियम गैस का जो टेम्परेचर हमने जो अचीव करवा दिया वो सुपर कंडक्टर को, दैट इज़ -269 डिग्री सेंटीग्रेड। समटाइम्स लाहौर में तो नहीं, लेकिन शायद कभी आप बाहर यहाँ से गए हों तो -1 -2 या माइनस में जब टेम्परेचर जाता है तो बहुत ज़्यादा जो है वो ठंड लगने लग जाती है। ठीक है, -1 भी अगर जाए तो कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा जो है वो ठंड लगने लग जाती है। सो आप कंसीडर करें कि -269 इज़ वेरी वेरी जो है वो डाउन टेम्परेचर है। इसमें चीज़ें ऑलमोस्ट फ्रीज, अगर फ्रीज से भी कोई अगर जो है वो बड़ी टर्म है तो वो यहाँ पे हम अचीव करवाते हैं। द क्रिटिकल टेम्परेचर रिक्वायर्ड टू produce zero resistance for alloy is -269 डिग्री सेंटीग्रेड, and this can be achieved by immersing the coil in a bath of liquid helium। तो हम जो है वो ये किसी भी जो है वो सुपर कंडक्टर की ज़ीरो रेजिस्टेंस करवाने के लिए जो हमें टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है दैट इज़ -269 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हमने जो है वो बेसिकली सुपर कंडक्टर को की बाथिंग करवानी होती है इन हीलियम गैस। अब बेटा, हीलियम गैस कहाँ प्रेजेंट होती है वो भी हम इंशाल्लाह साथ साथ देखेंगे, और कैसे जो है ये सुपर कंडक्टर की को जो है वो ज़ीरो स्ट्रेंथ उसकी, ज़ीरो रेजिस्टेंस जो है उसकी अचीव करवाती है। ठीक है, जब आई वाज इन ग्रेजुएशन तो मेरे माइंड में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस होते थे कि हमें हीलियम नज़र नहीं आ रही, ये होती कहाँ पे है, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चंस तब मेरे माइंड में होते थे जिनका मुझे आंसर समटाइम्स नहीं भी मिलता था, लेकिन आई ट्राइड माई बेस्ट कि जो है वो आपको हर चीज़ जो है वो इन डिटेल बताई जाए, ताकि आपके माइंड में कोई एज सच क्वेरी ना रहे। ठीक है, सो आप जो है वो मैग्नेटिक स्टेट्स ऑफ मैटर भी देख लेते हैं, उसके बाद जो है वो आई विल टेल यू अबाउट द हीलियम के कहाँ प्रेजेंट होती है और कैसे अपना रोल प्ले करती है। ठीक है, सो ऑल मैटर हैज़ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़। ठीक है, हर जो है वो मैटर की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं। देर आर 4 टाइप्स ऑफ द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़: नॉन मैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक एंड पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक। ठीक है, शायद ये 2 बार ऐड हो गया। अच्छा, मैग्नेटिक स्टेट्स ऑफ द मैटर। अब हमारे पास जो है वो डाई मैग्नेटिक जो चीज़ें हैं, वीकली रिपेल्ड फ्रॉम बोथ पोल्स ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, हमारे पास जो है इन हर जो मैटर है उसकी जो है एक साउथ पोल होता है, एक नॉर्थ पोल होता है। ठीक है, गोल्ड की एग्जांपल है, इसमें हमारे पास डायमंड्स की एग्जांपल है, लेड की एग्जांपल है और सिल्वर की एग्जांपल है। अब ये जितने भी हमारे पास मैटर हैं, इनके एक साउथ पोल है, एक नॉर्थ पोल है। ठीक है, लेकिन क्या है
कि इनकी वीकली रिपेल्ड हैं, इनकी फील्ड स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा जो है वो हाई नहीं है। उसके बाद हमारे पास पैरामैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक वीकली अट्रैक्टेड टू बोथ पोल्स ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। ये जो है वो वीकली अट्रैक्ट कर सकते हैं किसी भी चीज़ को। हमारे पास जो है वो गैडोलिनियम एग्जाम्पल है, एक्सीलेंट कंट्रास्ट एजेंट फॉर MRI, टंगस्टन एंड एल्यूमिनियम। फेरोमैग्नेटिक कैन बी स्ट्रांगली मैग्नेटाइज्ड आयरन एंड निकल। अच्छा, हमने जो है वो बात की थी कि द यूनिट यूज्ड फॉर मैग्नेटिक फील्ड इन MRI इज टेस्ला। उसको जो है वो गॉस भी कहते हैं। इज द यूनिट ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड। गॉस इज द स्मॉलर यूनिट ऑफ मेजरमेंट कंपेयर्ड विद द टेस्ला। तो टेस्ला जो है वो बड़ी यूनिट है, लार्जर यूनिट है, और गॉस इज स्मॉलर यूनिट। 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10,000 गॉस। द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज अबाउट 0.5 गॉस। तो अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है, अर्थ की जो स्पिनिंग है, दैट इज वेरी वेरी लो, 0.5 गॉस। बेटा यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन? मैम ये इन जो मैग्नेटिक है प्रॉपर्टी जो एक दूसरे को रिपेल और अट्रैक्ट करते हैं, ये सेम साइड्स नहीं करते, डिफरेंट साइड्स ही करते हैं ना? जी बेटा, एक साउथ पोल होता है, एक नॉर्थ पोल होता है। जैसे कि मैंने ये चीज़ें जो ऐड करने की जो रीज़न थी, द रीज़न बिहाइंड कि जितने भी मैटर हैं, ठीक है, अगर हमारी बॉडी के अंदर जो है वो हाइड्रोजन की मैग्नेटिक फील्ड है, हाइड्रोजन स्पिन कर रहा है, दैट मीन्स के हर मैटर जो है अर्थ पे उसकी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। लेकिन कुछ जो है एग्जांपल्स क्या है, कुछ नॉन मैग्नेटिक हैं, कुछ डायमैग्नेटिक हैं, कुछ पैरामैग्नेटिक है और कुछ फेरोमैग्नेटिक है, ठीक है। ये एग्जांपल्स मैंने इसीलिए ऐड की हैं कि आपको पता चले कि हर चीज़ की मैग्नेटिक फील्ड होती है, लेकिन वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती, या बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, या बहुत ज़्यादा वीकर होती है कि उससे वो नॉर्मली हमें ये चीज़ फील ही नहीं होती। अब ज़मीन पे हम रह रहे हैं, आपको कभी ज़मीन की मूवमेंट फील हुई विदाउट अर्थक्वेक? मतलब अर्थक्वेक तो एक अलग चीज़ है ना, लेकिन क्या हमें नो कभी मैम। फील होता है कि हमारी ज़मीन जो है वो हिल रही है? कभी भी हमें पता नहीं नहीं। चलता, कभी भी हमें फील नहीं होता कि अर्थ इज स्पिनिंग। क्यों? क्योंकि उनकी उसकी फील्ड स्ट्रेंथ ही बहुत कम है, ठीक है। जो दोनों पोल्स होते हैं वो रोल प्ले कर रहे होते हैं इन स्पिनिंग। सो इन शॉर्ट जो है वो परमानेंट आयरन कोर लो फील्ड ओपन MRI में जो है वो मेनली यूज होते हैं। रेजिस्टिव इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है 0.15 टेस्ला तक जो है वो इसकी जा सकती है। लेकिन जितनी ज़्यादा हम जो है वो रेजिस्टिव इलेक्ट्रोमैग्नेट में फील्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज करेंगे, उतनी ही ज़्यादा हीट डेसिपेशन होगी और उतनी ही ज़्यादा हमें जो है वो उसकी मेंटेनेंस हाई करनी पड़ेगी। अब आप कंसीडर करें कि जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि हमारे पास जब फैन चल रहा होता है तो जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है उस पर कोई ऐसा सच फ़र्क नहीं पड़ रहा होता। लेकिन गर्मियों में जब एयर कंडीशनर्स भी चल रहे हैं, जब रेफ्रिजरेटर्स भी चल रहे हैं, जब और सारी चीज़ें भी चल रही हैं, तो एकदम से वोल्टेज की डिमांड बढ़ती है, तो इलेक्ट्रिसिटी बिल भी इंक्रीज़ हो जाता है। तो रेजिस्टिव मैग्नेट जो है वो हमें इसमें हाईली जो है वो मेंटेनेंस की ज़रूरत होती है। तो समटाइम्स जो है वो और एक कंटिन्यूसली जो है वो रेजिस्टिव मैग्नेट में एक पॉइंट का मैं एडिशन कर दूं कि इसमें कंटिन्यूसली जो है वो हमें वोल्टेज करंट चाहिए होता है। ये नहीं होता कि जो है वो समटाइम्स के लिए जो है वो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो बंद हो गई या कुछ हो गया। तो इसमें जो है वो हमें कंटिन्यूसली एक रिक्वायरमेंट चाहिए होती है जो कि अचीव नहीं हो सकती, हमारे जैसे मुल्क में मेनली अचीव नहीं होती। तो जिस वजह से जो है वो अगर हाई फील्ड स्ट्रेंथ अचीव कर भी ली जाए तो उसकी मेंटेनेंस जो है वो नहीं हो सकती। सो सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट कूल्स वायर कॉइल विद क्रायोजेंस। क्रायोजेंस क्या है? हीलियम है, नाइट्रोजन है, लिक्विड नाइट्रोजन है, और इसकी जो है वो 0.5 टेस्ला से 35 टेस्ला तक जो है वो अचीव की जा सकती है। सो द कंपोनेंट्स, आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने आप लोगों को क्यों नहीं बताया अभी तक जो है वो हीलियम के कहाँ प्रेजेंट होती है और कैसे जो है वो सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट्स की रेजिस्टेंस को ज़ीरो करवाती है। सो जब तक जो है वो हम कॉइल्स नहीं पढ़ लेते, हमने वी हैव लर्नड अबाउट द मैग्नेट्स, जब तक हम कॉइल्स को नहीं कवर कर लेते तब तक आपको समझ नहीं आनी थी कि हीलियम वेयर एग्जैक्टली प्रेजेंट, ठीक है। सो द मैग्नेट्स हमने पढ़ लीजिए, ग्रेडियंट कॉइल्स रह गई, शिम कॉइल्स रह गई, RF कॉइल्स एंड कंप्यूटर, ठीक है। सो बेटा यहाँ तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो यू कैन आस्क मी, नहीं तो मैं आगे मूव करूँ।
कोई क्वेश्चन नहीं है मैम, थैंक यू। फ्रॉम गर्ल साइड। अच्छा, बेसिक जो है वो एक डायग्राम है, ठीक है। उसमें जो है वो शिमिंग क्या है, मेन मैग्नेट शिमिंग इज़ बेसिकली जो है वो डिस्प्लेड इन द पिंक एंड पर्पल मिक्स्ड कलर, ठीक है। सो हमारे पास जो है वो ग्रेडियंट कॉइल्स, आरएफ कॉइल्स, ठीक है। कंप्यूटर कंट्रोल ने जो है वो उसने क्या करना है कि उसने ट्रांसमिट भी करनी है आरएफ पल्स को और रिसीव भी करना है। सो हम इसको इन चीज़ों को जो है वो, अब शिमिंग क्या है, ग्रेडियंट कॉइल्स क्या हैं, इनको हम ज़रा इन डिटेल देख लेते हैं। फर्स्ट इमेज में जो है मैंने आपको इसकी ग्रेडियंट कॉइल की जो है वो कंस्ट्रक्शन दिखाई थी, हम दोबारा उस पर चले जाते हैं। सो फिर एक्स वाई एंड जी, ठीक है। हमारे पास जो है वो एक्स एक्सिस में भी जो है वो ग्रेडियंट कॉइल है, वाई एक्सिस में भी ग्रेडियंट कॉइल है और जी एक्सिस में भी ग्रेडियंट कॉइल है। आप लोग इस इमेज को, इस डायग्राम को गौर से देख लें, फिर आपको ग्रेडियंट कॉइल समझने में आसानी हो जाएगी। So there are three gradient coils within the main magnet X, Y and Z. Gradient coil which produce three different magnetic fields, each are less strong than the main magnet, ठीक है। तो हमारे पास जो है वो जो gradient coil जो थ्री magnetic fields जो हैं वो प्रोड्यूस कर रही हैं और लेस स्ट्रॉन्ग देन द मेन मैग्नेट, वो मेन मैग्नेट से लेस स्ट्रॉन्ग होती हैं। दे हैज़ कैपेसिटी टू इमेज डायरेक्शनली अलोंग एक्स वाई एंड जी एक्सेस बाय चेंजिंग द प्रेसिशनल फ्रीक्वेंसीज। अब बेटा जब हम जो है वो पढ़ेंगे सॉफ्टवेयर ऑफ द एमआरआई, तो उसमें आपको मैं प्रेसिशन का भी बताऊंगी, लेकिन इन शॉर्ट आपकी जो है वो टर्म के लिए जो हाइड्रोजन एटम जो अपने एक्सिस में जो है वो मूव कर रहा है, जो स्पिन कर रहा है और जिस फ्रीक्वेंसी के साथ वो स्पिन करता है उसको प्रेसेशन कहते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो है ग्रेडियंट कॉइल्स के पास ये कैपेसिटी होती है कि वो इमेज को इन डायरेक्शंस में जो है वो बाय चेंजिंग प्रेसेशनल फ्रीक्वेंसीज एक्स वाई एंड जी एक्सिस में अचीव कर सकें। जैसे आप लोगों को मैंने बताया था कि हम जो है वो आप लोगों को पहले से भी पता होगा कि हम जो है वो सिटी स्कैन में और एमआर में जो है हम डिफरेंट प्लेन्स में इमेजेस को देखते हैं, दैट आर ट्रांसवर्स प्लेन्स, कोरोनल प्लेन्स, सजिटल प्लेन्स। तो उसमें जो है वो हमें क्या है, ग्रेडियंट कॉइल्स हेल्प करती हैं एक्स वाई जी एक्सिस में सिग्नल्स को अचीव करके जो है वो दिखाने में, ठीक है। So the radio frequency transmitter and receiver, जिसने send and receive the radio signals जो है वो करने होते हैं। main magnetic coil create a uniform magnetic field, main magnetic field का जो है वो काम uniform magnetic field generate करना है। X magnetic coils, Y magnetic coils and Z magnetic coils create image, create a varying magnetic field from left to right। sagittal image जो है वो हमें X magnetic coil से generate होती है, Y magnetic coil जो है वो हमें coronal image generate करके दिखाती है और Z magnetic coil जो है वो हमें axial जो है वो image को generate करके बताती है। and shim coil adjust the magnetic field to make it more uniform। और shim coils का क्या जो है वो काम होता है कि उन्होंने magnetic fields को ज़्यादा यूनिफॉर्म बनाना है। यूनिफॉर्म का क्या है कि एक जैसी बनाना है, उसको कहीं पे स्ट्रॉन्ग और कहीं पे वीकर नहीं करना। बेटा यहाँ तक कॉइल्स की समझ आ गई है जहाँ तक पढ़ा है हमने? जी मैम। Yes, ma'am. गर्ल्स को भी समझ आ गई है? Yes. So shim coil, one of the requirements for good imaging is a homogeneous magnetic field। अब बेटा आपको होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस का डिफरेंस पता होगा कि एक जैसी चीज़ को होमोजीनियस कहते हैं और डिफरेंट जो प्रेजेंटेशन को हेट्रोजीनियस कहते हैं। सो गुड इमेजिंग के लिए हमें होमोजीनियस जो है वो मैग्नेटिक फील्ड चाहिए होती है। दिस इज़ अ फील्ड इन विच देयर इज यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ओवर द इमेज एरिया। तो जिस एरिया लाइक के ब्रेन जो है उसमें जो है वो हमें ब्रेन की इमेजिंग चाहिए, तो उसमें क्या होगा कि एक एरिया में जो है वो हमें मोर यूनिफॉर्म करके इमेजिंग को जो दिखाती है, दैट इज़ द शिम कॉइल। एंड आप लोग जो है वो पिछले बार एक बच्ची का क्वेश्चन था कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो सिर्फ एक एरिया को जिसकी हम इमेजिंग कर रहे हैं सिर्फ उसको फोकस करती है या पूरी बॉडी को करती है? बेटा पूरी बॉडी को फोकस करती है, लेकिन वी नीड homogeneous magnetic field in an area we are examining। shimming is a process of adjusting the magnetic field to make it more uniform। तो shimming जो है वो बेसिक प्रोसेस है
ऑफ एडजस्टिंग द मैग्नेटिक फील्ड टू मेक इट मोर यूनिफॉर्म। अब RF कॉइल का रेडियो फ्रिक्वेंसी कॉइल होती है, इसका आपको पता ही है कि जैसे हमारे पास पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल ने अल्ट्रासाउंड में जो है वो सिग्नल को ट्रांसफर करना होता है और रिसीव करना होता है, सेम इज़ द फिनोमिना इन MRI के RF कॉइल ने जो है वो सिग्नल को ट्रांसफर भी करना है और ट्रांसमिट भी करना है और रिसीव भी करना है। They are used as Z gradient coil in the MR scanner that transmit the RF signal and receive the return signal। बेटा यहाँ तक समझ आ गई है? कोई इसमें कंफ्यूजन वाली बात? नो नो मैम। So, radio frequency coils are located within the magnet assembly and relatively close to the patient's body। ठीक है, तो हमारे पास जो है वो नियर टू द पेशेंट बॉडी जो कॉयल की प्लेसमेंट होगी दैट वुड बी द रेडियो फ्रिक्वेंसी कॉयल। दीज कॉइल्स फंक्शन एज द एंटीना फॉर बोथ ट्रांसमिटिंग सिग्नल्स एंड टू रिसीविंग सिग्नल्स फॉर द टिश्यू। बेसिक जो है उनका फंक्शन एज एन एंटीना होता है कि उन्होंने सिग्नल को ट्रांसमिट भी करना है और रिसीव भी करना है। देयर आर डिफरेंट कॉइल डिजाइन फॉर डिफरेंट एनाटॉमिकल रीजन्स। ठीक है, डिफरेंट कॉइल डिजाइंस होते हैं फॉर डिफरेंट एनाटॉमिकल रीजन्स। द 3 बेसिक टाइप्स आर बॉडी, हेड एंड सरफेस कॉइल्स। तो मैंने जो है वो कॉइल्स की टाइप्स जो है वो आपको स्टार्टिंग में ही दिखा दी थी कि हमने जो है वो बर्ड केज की तरह की एक कॉइल होती है जिसमें जो है वो ब्रेन की हम MR करते हैं। स्पाइन के लिए जो है हम पेशेंट टेबल के इनसाइड कॉइल रखते हैं। ट्रंक और अब्डोमेन के लिए जो है वो स्पेसिफिक कॉइल होती है जो पेशेंट की बॉडी के अबव रखी जाती है, और इसी तरह से सेम लाइक फॉर द लिम्स जो है वो अलग से कॉइल्स डिज़ाइन हुई होती हैं। द MR process uses RF signals to transmit the image from the patient's body. The RF energy used is a form of non-ionizing radiation. The RF pulses that are applied to the patient body are absorbed by the tissue and converted to the heat. A small amount of the energy is emitted by the body as signals used to produce an image। तो बेसिक जो फिनोमिना है वो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। अगेन जो है जब हम RF पल्स को जो है वो बॉडी के अंदर ट्रांसफ़र करेंगे, वहाँ पे जो है वो हीट जनरेट होगी, जो है वो स्पिनिंग जो है वो उसकी हाइड्रोजन एटम्स की वो चेंज होगी, और इन रिटर्न जो है वो एनर्जी रिलीज होगी, दैट वुड बी द MR सिग्नल। ये आपको ज़्यादा जो है अच्छे क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह इन नेक्स्ट लेक्चर, दैट इज़ ऑल अबाउट द MR सॉफ्टवेयर। So the advantages, MRI can be used for both physiology and anatomy, both के लिए यूज़ की जाती है, both functions के लिए। they are particularly useful for showing soft tissue structures such as ligaments and cartilage and organs such as brain, heart and eyes। तो बेटा जब भी हमें जो है वो चाहिए होती है, लिगामेंट की इमेजिंग चाहिए होती है, कार्टिलेज की इमेजिंग चाहिए होती है, बोन की नहीं, बोन फ्रैक्चर की नहीं चाहिए होती, तो हमने क्या करना होता है, मोस्टली जो है वो नी जॉइंट इज़ अ वेरी कॉम्प्लेक्स जॉइंट जहाँ पे जो है वो लिगामेंट्स और कार्टिलेज और जो है टेंडन्स का मोस्टली जो है वो फ्रैक्चर हो जाता है। तो उस वजह से जो है वो हमें किसी और चीज़ पे अल्ट्रासाउंड पे भी इतनी अच्छी जब इमेजिंग क्लियर नहीं होती तो MR जो है यूज़ की जाती है। एल्बो जॉइंट के लिए, शोल्डर जॉइंट के लिए जो है वो मोस्टली हमें MR हेल्पफुल होती है। शोल्डर जॉइंट इज़ आल्सो अ बॉल सॉकेट जॉइंट एंड अ कम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ जॉइंट। तो जहाँ पे 4-5 मसल्स जो है वो रोटेटर कफ मसल्स जो है वो अटैच हो रहे होते हैं, तो उसके लिए जो है वो MR इज़ वेरी वेरी हेल्पफुल। They can provide information about how the blood moves through certain organs and blood vessels, allowing problems with blood circulation such as blockages to be identified। तो हमें जो है वो blood circulation blockages जो है वो identify होती हैं। It is non-ionizing technique which means no radiation. The image is a 3D imaging। So the image formation mirroring the MR signal. The moving proton induces a signal in the RF antenna. The signal is picked up by a coil and sent to the computer. The computer receives mathematical data which is converted through the use of a Fourier transform into a MR 3D image। तो बेसिकली बेटा आप लोगों ने जो है वो न्यूक्लियर मेडिसिन अभी रिसेंटली पढ़ के आए होंगे, उसमें आप लोगों ने जो है वो जो बेसिक जो हमें सिग्नल रिसीव हो रहा होता है तो वो मैथमेटिकल फॉर्म में सिग्नल रिसीव हो रहा होता है जिसको कंप्यूटर इंटरप्रेट करके हमें जो है वो इमेज दिखाता है। तो सेम इज़ द फिनोमिना कि यहाँ पे भी हमें जो है वो मैथमेटिकल फॉर्म में जो है वो सिग्नल रिसीव हो रहा होता है और कंप्यूटर ने इंटरप्रिटेशन करके हमें जो है वो 3D इमेजिंग को दिखाना होता है।
So the force of the magnetic field from an MRI machine is so strong, ठीक है, जो हमारे पास force of magnetic field है that is very strong that it will cause a loaded gun to spontaneously discharge even with the safety on. तो बेटा कि इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होती है एमआर स्कैनर की कि अगर वहाँ पे कोई लोडेड गन है तो स्पॉन्टेनियसली जो है वो वहाँ उससे सारी बुलेट्स जो है वो डिस्चार्ज हो सकती हैं। इसलिए मैंने जो है वो लास्ट टाइम भी आपको बताया था कि एमआर स्कैनर जो है उसको जो है वो उसकी जो जहाँ पे वो इंस्टॉल किया जाता है उसकी जो वॉल्स हैं, जो उस रूम की वॉल्स होती हैं उसको फैराडे केज के साथ जो है वो बिल्ट इन किया जाता है ताकि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आउटसाइड द रूम जो है वो किसी भी चीज़ को अफेक्ट ना करे, क्योंकि पेशेंट हॉस्पिटल में जो है वो पेशेंट्स व्हील चेयर्स पे भी होते हैं, स्ट्रेचर्स पे भी होते हैं और भी बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें जो है वो हॉस्पिटल में होती हैं। तो अगर इसकी ज़रा सी भी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो आउटसाइड द रूम जाएगी तो वो चीज़ों को अट्रैक्ट करना शुरू कर देगी और चीज़ें सारी ख़राब होना शुरू हो जाएंगी। सो अब हम आते हैं अपने पॉइंट पे कि बेटा हमें जो है वो कहाँ पे मिलेगी हीलियम। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ द बोर ऑफ एन एमआर स्कैनर, ठीक है, एक्स एंड जी एक्सिस, ठीक है, जो हमारे पास वैक्यूम है ब्लैक कलर का आपको शो हो रहा है। अब लिक्विड हीलियम ने क्या करना है, लिक्विड हीलियम इज प्रेजेंट बिटवीन द डिफरेंट कॉइल्स एंड मैग्नेट्स जो हमारे पास बोर में प्रेजेंट है। अब ये हीलियम जो है इसकी कंटिन्यूसली सप्लाई होती है जो कंट्रोल रूम बेसिकली जो हमारे पास स्कैनर रूम होता है। बाकी हमारे पास जो सिटी एंड बाकी जितनी भी मोडालिटीज़ हैं उनमें हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, एक जो है वो कंसोल रूम होता है और एक हमारे पास जो है वो क्या होता है पेशेंट एग्जामिनेशन रूम। तो एमआर स्कैनर में हमारे पास वी हैव थ्री थिंग्स, ठीक है, एक हमारे पास जो है वो कंट्रोल रूम होता है, एक हमारे पास जो है कंसोल रूम होता है और एक जो है वो एमआर स्कैनर रूम होता है। तो बेसिकली जो है वो कंटिन्यूस सप्लाई जो एमआर स्कैनर तक पहुंचती है हीलियम की वो कंट्रोल रूम से पहुंचती है। जो चिलर्स और जो एयर कंडीशनर्स हैं वो मोस्टली वो भी कंट्रोल रूम में ही प्रेजेंट होते हैं। अब ये कैसे जो है वो हेल्प करती है सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट्स को, वो हम देखते हैं, ठीक है। लिक्विड हीलियम ग्रीन कलर में आपको शो हो रही है, ठीक है, लिक्विड नाइट्रोजन इसकी सपोर्ट कर रही है कंटेनर एंड द सपोर्ट बेसिकली ये जो गेंट्री को शो किया गया है एंड जो हमारे पास ये ब्राइट पिंक कलर में जो है वो शो हो रही है दैट इज द सुपर कंडक्टिंग कॉइल। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया कि कहाँ पे जो है वो हीलियम हमें गेंट्री में मिलेगी। जी मैम। ठीक है, अब बेटा होता यह है कि इस डायग्राम को अपने बड़े गौर से देखना है। ठीक है, अब हमारे पास जो गेंट्री है दैट इज वैक्यूम थर्मल इंसुलेशन। ठीक है, कि उसकी जो है वो थर्मली टेम्परेचर इंसुलेटेड है। ठीक है, हमारे पास लिक्विड हीलियम जो है वो गेंट्री में जो है वो मूव कर रही होती है। अब ये हीलियम जो है कहाँ से आती है, रेफ्रिजरेटर एंड कंप्रेसर से अटैच होती है कंट्रोल रूम से थ्रू द कोल्ड हेड। हमारे पास जो है ग्रेडियंट कॉइल्स आ रहा है, बॉडी कॉइल्स एंड सुपर कंडक्टिंग कॉइल्स जो है वो यहाँ पे शो हो रही है। अब बेटा यहाँ पे आपको मैं बताऊँ कि यहाँ पे एक डायग्राम में बताया गया है कि हमारे पास जो है कोल्ड हेड जो यहाँ पे हमें दिखाया गया था कि ये अटैच्ड होता है थ्रू द रूफ विद द एमआर बोर कंट्रोल रूम में जो हमारे पास लिक्विड हीलियम जिस रेफ्रिजरेटर के अंदर प्रेजेंट होती है। ठीक है, उससे हमारे पास जो है वो ये कन्वेंशनल लिक्विड ट्रांसफ़र कर रहा होता है इन द बोर। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे हीलियम कंप्रेसर और प्रेजेंट होता है जिसमें जो है क्या है हाई एफिशिएंसी जीएम क्रायोकूलर प्रेजेंट होता है। तो इसने जो बेसिकली क्या करना होता है कि ट्रांसफ़र करना होता है लिक्विड हीलियम को टू द एमआर बोर। ठीक है, नहीं समझ आई मैम ये डायग्राम एक दफ़ा एक्सप्लेन कर दें अगेन। बेटा? बेटा बेसिकली क्या है कि एमआर स्कैनर रूम में जब आप लोग एंटर होगे, ठीक है, तो क्या होगा कि आप लोगों को सिर्फ एक इस तरह की जो है वो एमआर मशीन नज़र आएगी। आपको कोई जो है वो इस तरह का
नज़र नहीं आएगा, रेफ्रिजरेटर नज़र नहीं आएगा, कंप्रेसर जो है वो नज़र नहीं आएगा, हीलियम गैस सोर्स जो है वो नज़र नहीं आएगी। ठीक है, आपको सिर्फ जो है वो एक MR स्कैनर जो है वो नज़र आएगा। ठीक है, अब इस MR स्कैनर की जो अटैचमेंट होती है वो हीलियम गैस सोर्स से, लिक्विड हीलियम से, हीलियम कंप्रेसर से होती है। ये सारी चीज़ें जो प्रेजेंट होती हैं ये जो है वो कंट्रोल रूम में प्रेजेंट होती हैं, जिन्होंने एक कंटिन्यूस सप्लाई करनी होती है टू द MR गेंट्री। MR स्कैनर को जो है वो कंटिन्यूसली सप्लाई करनी होती है। हमारे पास लिक्विफाई करना होता है, हमने सबसे पहले हमारे पास हीलियम गैस सोर्स होती है जिसकी लिक्विफेक्शन होती है हीलियम कंटेनर में, और हीलियम कंप्रेसर जो है वो हमारे पास हाई एफिकेसी होती है कि उसके टेम्परेचर को मेंटेन कर सके। जो लिक्विड हीलियम है उसके टेम्परेचर को जो है वो -269 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो है वो उसको मेंटेन कर सके। हमारे पास हीलियम गैस सोर्स जो है वो अलग होती है, और उसको लिक्विड हीलियम का टेम्परेचर बैलेंस करने के लिए वी हैव कंप्रेसर्स एंड रेफ्रिजरेटर्स। अब बताओ, नहीं समझ आया किसी को? आगे बेटा समझ समझ, में। बाकी किसी का कोई आ क्वेश्चन? गई। ठीक है बेटा, बेसिकली इस डायग्राम को शो कराने का आपको मकसद ये था कि आपको थोड़ा सा जो है वो माइंड में कॉन्सेप्ट बन जाए कि हीलियम कहाँ पे प्रेजेंट होती है, क्योंकि आजकल हमारे जो है वो हॉस्पिटल्स में सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट्स ही यूज़ हो रहे होते हैं और हीलियम गैस ही यूज़ हो रही होती है उनके टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए। तो बहुत सारे वहाँ पे जाके बंदे के माइंड में क्वेश्चंस आ जाते हैं कि हीलियम कहाँ पे प्रेजेंट है, कैसे हेल्प आउट करेगी गेंट्री को, जो है वो गेंट्री में जाएगी, सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट के पास कैसे पहुंचेगी, कॉइल्स तक कैसे पहुंचेगी। तो जब आप इंशाल्लाह MR रूम, MR स्कैनर जो है विजिट करोगे, काम करोगे, तो आपको इन चीज़ों का जो है वो ज़्यादा अच्छे से जो है वो अंदाज़ा हो जाएगा। बेटा एक तो हमारे पास है क्लासिक मैग्नेट टेक्नोलॉजी, क्योंकि एडवांसमेंट्स तो हर चीज़ में ही हो रही हैं। जैसे हमारे पास जो है वो एक्सरेज में हो रही हैं, अल्ट्रासाउंड में हो रही हैं, CT स्कैन में हो रही हैं, तो सेम इन द केस इन MRI, CT, PET, स्पेक्ट। ठीक है, तो उसमें हमारे पास क्या होता था कि क्लासिक मैग्नेट टेक्नोलॉजी में हमें 1500 लीटर्स ऑफ द लिक्विड हीलियम चाहिए होती थी, जो एक लार्ज अमाउंट होती थी हीलियम की। मोस्टली जो है ये न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और इन कंट्रीज से जो है वो इंपोर्ट की जाती थी। लेकिन हमारे पास एक जो है वो नई टेक्नोलॉजी जो आई है, ब्लू सील माइक्रो कूलिंग टेक्नोलॉजी, उसमें हमें कम जो है वो लिक्विड हीलियम चाहिए होती है। दैट इज़ अबाउट द 7 लीटर्स ऑफ द लिक्विड हीलियम। जो हमें एक टाइम में 1500 लीटर चाहिए होती थी, उसके लिए अब हमें 7 लीटर्स तक की जो है वो रिक्वायर्ड होती है रेंज। तो दैट इज़ ऑल अबाउट द हार्डवेयर ऑफ द MR इमेजिंग। अगर अब भी आपको इसमें कोई चीज़ समझ नहीं आई तो यू कैन आस्क मी। क्लास जी मैम, जो चीज़ समझ नहीं आई बेटा वो पूछें। आ गई समझ में। सिर्फ एक तलहा को आई है समझ? आ गई है। यस मैम, आ गई है समझ। सब बच्चों को आ गई है? यस मैम। सो बेटा अगर आप लोग इसको पढ़ें, साथ साथ इन चीज़ों को पढ़ें और करें, और अगर कोई क्वेश्चन जो है वो नहीं कवर होता, कोई क्वेरी रह जाती है, तो यू कैन आस्क मी। ठीक है, नेक्स्ट इंशाल्लाह हम जो है वो MR सॉफ्टवेयर स्टार्ट करेंगे। MR हार्डवेयर जो है उसको मैंने बहुत ज़्यादा मिनिमाइज़ करने की, शॉर्ट करने की कोशिश की है, ताकि आपको जो है वो प्रिसाइज करके बताया जाए और समझाया जाए, ताकि आप लोगों को पढ़ने समझने में कोई मसला पेश ना आए। लेकिन MR इज़ ऑलवेज, मेरा ये बिलीव है कि फिज़िक्स इज़ ऑलवेज अबाउट द सॉफ्टवेयर। ठीक है, कि जितनी भी फिज़िक्स है वो MR सॉफ्टवेयर है, और मतलब वो MR हार्डवेयर की तरह बिल्कुल भी शॉर्ट नहीं है। हमने सारी चीज़ों को उसमें जो है वो बेसिक्स से लेके स्पिनिंग से लेके जो है उसको भी हमने सारी कर्व्स को देखना है, सीक्वेंसेस को देखना है। और वो अच्छा खासा जो है वो लेंथी टॉपिक है,
आई विल ट्राई कि उसको भी रिसाइज करके आपको पढ़ाया जाए ताकि आपको समझ भी आ जाए और आपके माइंड में बैठ जाए चीज़ें कि बेसिकली जो है वो कैसे ये सारी इमेजिंग प्रोसेस हो रही होती है। तो लेकिन उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत होगी वरना जो है वो चीज़ें माइंड से स्किप हो जाती हैं। तो अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो मुझे बताएं, मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लेती हूँ। अस्सलाम वालेकुम मैम। जी वालेकुम मैम सलाम। आपने लास्ट लेक्चर में ना ग्रेडियंट्स पढ़ाए थे ना, तो मैम आपने वहाँ पे जो लिखा हुआ था इंड्यूस लीनियर चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, मैम उस बात की तो समझ आ गई कि वो कैसे जो है ना वो लीनियर चेंज जो है वो कॉज करते हैं मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, लेकिन स्पेशल इनकोडिंग भी एक वर्ड लिखा हुआ है उसकी समझ नहीं आई, तो काइंडली आप वो समझा दें। We will learn about the spatial encoding. Spatial encoding is about the MR signal. कि बेसिकली जो मैंने आपसे बात की कि जो हमारे पास मैथमेटिकल फॉर्म में जो हमारे पास MR सिग्नल रिसीव हो रहा होता है दैट इज़ स्पेशल इनकोडिंग। कि उसने जो है वो हमें बताना होता है। स्पेशल इनकोडिंग ये चीज़ होती है कि इफ़ अ सिग्नल कम्स फ्रॉम द राइट एट्रियम वेल, ठीक है, राइट एट्रियम के साथ जो वेल्व्स अटैच्ड है वहाँ से सिग्नल आ रहा है, तो उस स्पेशल इनकोडिंग उस ने हमें ये बताना होता है कि ये कौन से स्पेसिफिक एरिया से सिग्नल आ रहा है, अदरवाइज़ तो हमें नहीं पता चलेगा ना। तो इसीलिए जो है मैंने आपसे कहा है कि सॉफ्टवेयर में आपको बहुत सारी चीज़ें जो है वो क्लियर हो जाएंगी कि जो है वो अगर इन 2 3 4 लेक्चर्स में आपको कोई चीज़ कवर नहीं क्लियर नहीं भी हुई, कोई टर्म एंड टर्मिनोलॉजी क्लियर नहीं हुई तो वो उसमें हो जाएगी आपको, ठीक है। बट द स्पेशल इनकोडिंग इज द इंफॉर्मेशन वेयर इट कम्स फ्रॉम, ठीक है। तो वही हमें जो है वो MR सॉफ्टवेयर में जो है वो हमें पता चलेगा कि जो है वो जो इन्फॉर्मेशन आई थी वो कौन से एरिया से आई थी, किस चीज़ की इन्फॉर्मेशन थी और हमें MR इमेजिंग पे कैसे शो हो रही है, ठीक है। क्लियर है बेटा? यस मैम, ठीक है। और किसी का कोई क्वेश्चन? नो क्वेश्चन? अली हसन आपका मसला सॉल्व हो गया? अली हसन प्रेजेंट है? मैम मेरा भी इशू था अटेंडेंस का लास्ट क्लास में। अच्छा बेटा मैंने आपको मेल की थी। जी जी बेटा माहीन आसिफ मलिक का। अच्छा सॉरी बेटा, मैं आपका जो है वो मार्क कर लेती हूँ। ओके मैम। माहीन आसिफ मलिक बेटा, आपका जो है वो एब्सेंट मार्क हुआ हुआ है। यस मैम, एब्सेंट थी, मैं प्रेजेंट थी ना क्लास में। अच्छा बेटा, कोई इतना वो अब क्योंकि आज वाला लेक्चर जो है वो जनरेट हो गया, सो आई एम सॉरी कि मेरे माइंड से स्किप हो गई है ये चीज़, बट नेक्स्ट टाइम आप कभी एब्सेंट हुई भी तो आई विल मार्क यू प्रेजेंट, ठीक है। तो आपकी ये ओके चीज़ मैम, हाँ नो हो इशू। जाएगी, आपकी ये जो है वो कवर हो जाएगी। जस्ट डोंट वरी एक्सक्यूज मी अबाउट। मैम, जी जी मैम उस दिन आपने जब पूछा था कि बिस्मा सिर्फ प्रेजेंट थी या दूसरी वाली बिस्मा वो प्रेजेंट थी क्लास में, तो उस दिन आप दोनों ने कहा था कि मैं भी प्रेजेंट थी और वो भी प्रेजेंट थी। उनका शायद कोई इशू था, मेलिंग एड्रेस का या क्या इशू था जिसकी वजह से मेरी एब्सेंट मार्क हुई है उनकी जगह। बेटा, मैंने 2 3 बार ये पूछा कि मैम मैंने उस दिन भी बताया था। आपकी एब्सेंट बिस्मा आसिफ की जो है वो एब्सेंट मार्क हुई हुई है। यस मैम, मेरी एब्सेंट मार्क हुई है। बिस्मा लतीफ़ आज आप प्रेजेंट हैं? यस मैम। बेटा आई थिंक मुझे जो है वो क्लास में ही अटेंडेंस ले लेनी चाहिए क्योंकि आप दोनों बच्चों के नाम मुझसे जो है वो हो जाते हैं। मुझे बताएं जो है वो अब्दुल सबूर प्रेजेंट है? आप लोग अपनी रोल कॉल बोल लें। यस मैम। अदील हसन, यस मैम। नान जाहिद, एमन Yes, रिजवी, present ma'am. एमन रिजवी, Present ma'am. अली हसन, मैम एलिसन का माइक का इशू है मैम, वो प्रेजेंट है, समझ ले रहे हैं। अलविया ताहिर,
हमारा यासीन, Present, ma'am. अनम नासिर, Present, ma'am. अनम तारिक, Present, ma'am. अनीसा आसिम, हरीना चौधरी, Present, ma'am. आसिफ अली, Yes, ma'am. अतीका मरियम, Present, ma'am. बिस्मा आसिफ, प्रेजेंट मैम। बिस्मा लतीफ़, Present. एहतशामुल्लाह, Present, ma'am. फाइका शहजादी, फरवा अमीन, फातिमा खान, Present, ma'am. फातिमा अहमद, Present, ma'am. फिजा असलम, Present, ma'am. अनान शौकत, हिना इजाज, Present, ma'am. हिना तारिक, Present, ma'am. हुमा कंवर, Present, ma'am. हुसनैन आसिफ, Yes, ma'am. फिजा फातिमा, जवेरिया शहजादी, Present, ma'am. कायनात अरशद, Present, ma'am. कशफ जाहिद, Present, ma'am. नारियल ज़िया, माहीन आसिफ, Present, ma'am. मानूर Mahin साजिद, Asif. मानूर साजिद, मारुख मारुख मतीउर रहमान, मारिया फातिमा, मैम मैं प्रेजेंट हूँ, माइक नहीं ओपन हो रहा था। कौन सी बच्ची? मानूर साजिद। मारुख प्रेजेंट है? मानूर साजिद मैम, मानूर साजिद। मारिया फातिमा, मारिया फातिमा, मारिया कमर, प्रेजेंट मैम। मासूमा सज्जाद, प्रेजेंट मैम। आयदा, प्रेजेंट मैम। मोहम्मद नासिर मलक, मोहम्मद यासीन, Present, ma'am. मीरा दिलशाद, मुकद्दस अनफान, प्रेजेंट मैम। निमरा शहबाज, राबिया अल्लाह रखा, प्रेजेंट मैम। रसिया अहमद, प्रेजेंट मैम। रिजवान अली, Present, ma'am. ईना मुजफ्फर, Yes, ma'am. शहर बानो, शमाइला कंवल, प्रेजेंट मैम। सितरा, Present, ma'am. सितरा शहजाद, प्रेजेंट मैम। तहसीन फातिमा, प्रेजेंट मैम। ताइला इमरान, Present, ma'am. तलहा अली, प्रेजेंट मैम। सुबा बाबर, प्रेजेंट मैम। जैनब सज्जाद, मैम उसका मैसेज आया, उसका माइक खराब है, वो प्रेजेंट है। आई विल चेक इन जूम रिपोर्ट्स, ठीक है? ओके दैट मैम। शी ज़मीर अहमद, Present, ma'am. जमरा मुश्ताक, प्रेजेंट मैम। सोनस शहजाद, प्रेजेंट मैम। जरवा अजीम। प्रेजेंट। बेटा आप बिस्मा आसिफ और बिस्मा लतीफ़ बेशक जो है वो मीटिंग में रहें, बाकी आप लोग लीव कर सकते हैं, ठीक है? बिस्मा आसिफ ने मुझे मेल की थी या बिस्मा लतीफ़ नो ने? मैम, मैंने नहीं मैम की मैंने मेल की थी। आपको। बेटा प्लीज़ टेल मी योर नेम, जिस बच्ची का अटेंडेंस का इशू था। मैम मैंने मेल की थी बिस्मा लतीफ ने। लतीफ़, बिस्मा लतीफ़,
बिस्मा लतीफ़, आपका तो कोई भी जो है वो एब्सेंट मार्क नहीं हुआ हुआ। मैम मेरा अभी एब्सेंट नहीं है ना, लास्ट क्लास में आपने लगा दिया था कि बेटा मैंने आपका मार्क कर दिया प्रेजेंट, जब अच्छा आपने मैम पूछा मेरा था। यस जी मैम जी, मेरी एब्सेंट लगी हुई है। आपकी एब्सेंट लगी हुई है बेटा। यस आपका मैम। जो है वो 23 अप्रैल का जो है वो ओनली वन बिस्मा वाज प्रेजेंट, ठीक है। मैम मैं मैं प्रेजेंट थी। एक मैम मिनट बेटा, मैंने आपके बेटा आप लोग एक सेकंड मेरे साथ जो है वो लाइन पे रहें। आप लोगों को मैं अभी दिखा देती हूँ, ठीक है, यस क्योंकि मैंने दोनों से पूछा था कि कौन सी जो है वो बच्ची प्रेजेंट है और कौन सी एब्सेंट थी। दोनों ने कहा। और मैम बेटा हम एक दोनों सेकंड ने कहा था कि हम प्रेजेंट हैं। यस मैम। बेटा, मैं उससे प्रीवियस लेक्चर की बात कर रही थी ना, ठीक है। यस मैम। इट्स अबाउट 23 मार्च, 23 अप्रैल की जो है वो अटेंडेंस में इशू है ना, मैं भी मैम निकाल लेती हूँ। मैंने कोई लेक्चर भी मिस नहीं किया अभी तक। बेटा जस्ट अ सेकेंड, बेटा जस्ट अ सेकेंड, मुझे जो है वो 23 अप्रैल का जो है वो करने दें। जस्ट अ मिनट फ्रॉम एक्सक्यूज मी मैम। बेटा। जी बच्चा। अस्सलामुअलैकुम मैम, आज की अटेंडेंस काइंडली मार्क कर दें। आपने रोल कॉल बोले थे बट नेट इशू था तो मैंने चैट में भी लिखा है कौन present, सी so कौन सी kindly। कौन सी बच्ची बेटा, कौन सी बच्ची हो आप? अफनान जाहिद। अच्छा ओके बेटा, आई विल चेक बेटा, ओके डोंट वरी। ओके MRI, मैम, थैंक यू। यू आर वेलकम मैम बेटा। मेरा भी चेक कर दें एक दफ़ा, फातिमा अहमद, मेरा भी कनेक्शन इशू था। बेटा एक सेकंड आप होल्ड ऑन करें, अभी मैं इन बच्चियों का जो है वो चेक कर रही हूँ। दैट इज अबाउट 18, हाँ 23 मार्च ना। ट्वेंटी थर्ड बेटा, मैं आपको जो है वो स्क्रीन शो करती हूँ, आप लोग उसमें देख लीजिएगा कि कौन सी बच्ची जो है वो प्रेजेंट है और कौन सी एब्सेंट है। आज तो दोनों प्रेजेंट थी ना, तो फिर जो एब्सेंट हुई ऑन दैट डे, तो उसकी फिर जो है वो आज एब्सेंट मार्क होगी, ठीक है। सो एक सेकंड मैं आपको दिखा देती हूँ। अच्छा बेटा, ये है आपकी अटेंडेंस, ठीक है। ये जो है वो आपकी 23 की अटेंडेंस है, और ये जो आपकी अटेंडेंस है दैट इज़ अबाउट मैम स्क्रीन तो शेयर 20। नहीं हो रही। स्क्रीन शॉट शेयर नहीं हो रही, मैं आपको दिखा देती हूँ। 27, ठीक है। आपके बेटा 27 की मैंने अटेंडेंस निकाली है और 23 की अटेंडेंस निकाली है, ठीक है। आप इसमें से, ठीक है बेटा, आप दोनों प्रेजेंट थे, जस्ट डोंट वरी। नेक्स्ट टाइम जो है अगर आपकी मार्क हो जाती है, आप एबसेंट होते हो, तो आई विल मार्क यू प्रेजेंट, बस बट मुझे सिर्फ बता दीजिएगा, ठीक है। यस मैम, मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगी फिर। ओके बेटा। अच्छा बेटा, आज की कौन सी बच्ची कह रही थी कि उसका इशू है?
फातिमा अहमद? यस मैम, मैम फातिमा अफनान अहमद कह रही थी। Okay, I will check. फातिमा मैम अहमद आपकी काइंडली फातिमा अहमद आपकी जो है वो प्रेजेंट मार्क है। मैम एक दफ़ा मेरी भी देख लें। माहीन आसिफ आज आज की प्रेजेंट है। जी बेटा, आपकी आज प्रेजेंट है। जी मैम। जी जी। मैम एक्चुअली मैं प्रेजेंट हूँ, मेरा माइक इशू था और इशू मेरा सॉल्व नहीं हुआ। इशू सॉल्व नहीं हुआ? नो मैम। बेटा आपको अब मिस कायनात बता देंगे इंशाल्लाह। उन्होंने कहा है कि शी विल इन्फॉर्म यू। ठीक है, उनकी मेल आ गई थी मुझे भी, तो शी विल टेल यू। ठीक है, ओके बेटा, थैंक यू।